आज वोटिंग में देखा है तो इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 80% गुज्जर वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ झुकाव दिखाई दिया है। जाट वोट बैंक, जिसको ये माना जा रहा था कि 50% इधर रहेगा, 50% उधर रहेगी, वो ज्यादातर झुकाव उसका गठबंधन प्रत्याशी की तरफ रहा। दंगों का जिक्र या दंगों का फायदा मुझे नहीं लग रहा इस बार उपचुनाव में होने वाला है, क्योंकि कई मतदाताओं से हमारी बात हुई, मतदाताओं में वो चीज दंगा मतदाता भूल चुका है। वोटिंग के दिन जानबूझकर वायरल किया गया ताकि जाट समाज का पलड़ा गठबंधन की तरफ चला जाए। वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि माथे में हाथ मार लेंगे चौधरी जयंत सिंह, किससे पाला पड़ गया नहीं थी। और आज जब हम दलित क्षेत्र में घूमे जहाँ जाते, मदन भैया के शोर थे वहाँ पर। अब वो बटन दबाने के समय कितना मदन भैया रहा वो 8 तारीख को पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में 3 वीआईपी सीटों पर उपचुनाव, मैनपुरी, रामपुर और उसके साथ खतौली। खतौली इस लिहाज से बेहद ही जरूरी या इम्पोर्टेंट या खास माना जा रहा है क्योंकि जब 2022 की रणभूमि तैयार हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव ने भरोसा जताया था जयंत चौधरी पे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, लेकिन वो भरोसा जो गठबंधन था उसके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं आया। और एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा के ठीक पहले ये एक तरह का टेस्ट मैच या कहें प्रैक्टिस मैच था, सेशन था, जिसमें जयंत चौधरी की साख कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत बड़ा एक टेस्ट है उनके लिए कि वो पास होते हैं कि नहीं होते हैं। और इस पूरे मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। एक तरह का एग्जिट पोल होगा, ये यूनिक एग्जिट पोल होगा जहां पे खतौली के जमीन के शेर जो हर दिन यहाँ के वोटर्स को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को जानते हैं, वो रिपोर्टर्स हैं। और हम यूपी तक पे आपको उन सारे एक्सपर्ट्स को, यहाँ के लोकल एक्सपर्ट्स जो हैं, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को सुनते रहते हैं, खतौली की बात है तो खतौली के लोगों से सुने और उन लोगों से जो खतौली की रग रग से वाकिफ हैं। हमारे साथ हैं संदीप सैनी हैं, सहयोगी हैं हमारे यूपी तक पे, आप इनको देखते रहते होंगे। इन्हीं से सीधा सवाल पहले मैं लूंगा और फिर एक एक करके आप लोगों के पास आऊंगा। संदीप, चुनाव में वोटिंग बहुत धीरे धीरे हुई, क्या वजह लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर पिछले 2022 के चुनाव में जाए तो यहाँ पर तकरीबन 70% के करीब वोट हुआ था और उससे पहले 2017 में भी इसी के आसपास लमसम था। लेकिन इस बार जो है अगर 3 बजे तक की हम बात करें तो 40.20% यहाँ पे वोट हुआ है। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि समय खत्म होने तक ये वोट परसेंटेज 15, 55 और 60% के बीच तक जा सकता है। और जी फाइनल आंकड़ा जो आएगा। और इसके आशंका जो ये जताई जा रही है कि इसमें 2 चीज हो सकती है। जो मुस्लिम वोटर है, या तो उसने बढ़ चढ़कर इसमें वोट किया है, और वोट किया है तो वो सीधा सीधा लोकदल को फायदा पहुंचाएगा। और अगर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो डाउन रह गया, जिस तरीके से वोट परसेंटेज कम रहेगी, तो उसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आ रहा है वो दलित समाज का आ रहा है, क्योंकि दलित समाज में ये ट्रम्प कार्ड बचा के रखना है, ये इस पे हम लोग बात करेंगे, दलित समाज का ट्रम्प कार्ड क्या है। लेकिन उसके पहले वो वाला बिना फैक्टर बताए हुए संदीप मुझे ये समझाइए कि जातीय समीकरण यहाँ का क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है, दर्शक जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी चुनाव जातीय समीकरण को समझे बिना नहीं हो सकता है। लेकिन फिर वही राइडर कि दलित वाला जो एससी कम्युनिटी वाला वोट बैंक का ट्रम्प कार्ड है उसको आप रोक के रखेंगे, बचा के रखेंगे। देखिए, अगर जातीय समीकरण की यहाँ बात करें तो पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें हमेशा सैनी जो वोट बैंक था, क्योंकि सैनी प्रत्याशी दोनों बार यहाँ जीता है बीजेपी का। कितना टोटल वोट है उसका? तकरीबन 3 लाख 10-12 हजार रुपए के आसपास, हजार के आसपास है। और उसमें करीबन 90,000 के आसपास वो मुस्लिम हैं और तकरीबन 44,000 के आसपास जो है दलित हैं। और बात करें सैनी वोट बैंक की, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर इस सीट पर डालता है। उसकी वजह यह है क्योंकि पिछले दोनों योजनाओं में विक्रम सैनी यहाँ से रहे हैं और विक्रम सैनी को हर बार दोनों चुनाव में जो है वो सैनी जो वोटर है उन्होंने ही जिताया है। वो बहुत बड़ा पैक्ट पड़ता है। वो एक तरफ बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन उसे छोड़ करके उसके बाद अब आ जाए हम गुज्जर पर। गुज्जर यहाँ तकरीबन 18 से 20,000 यहाँ पर वोटर हैं। और इसमें आकलन लगाया जा रहा था, क्योंकि आरएलडी छोड़ करके जिस तरीके से अभिषेक चौधरी बीजेपी में गए थे, तो ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ वोट को वे टूट कर लेकर के जाएंगे अपने साथ। लेकिन इस समय जो हमने आज वोटिंग में देखा है तो इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 80% गुज्जर वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ झुकाव दिखाई दिया है उसका। जी, और अब बात करें जाट वोट बैंक की, अच्छा खासा वोट बैंक है, शुरू से ही
बीजेपी का वोट बैंक यहाँ से माना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का आना, जैन का डोर टू डोर प्रचार करना और बीजेपी की कुछ चीजों को लेकर के, वो चाहे गन्ने के दाम को हो, चाहे आवारा पशु का हो, उस चीज को लेकर के जाट जो बिरादरी है, एक किसान बिरादरी है, वो उसे मान सकते हैं इस क्षेत्र की, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज थी। तो उसका नाराजगी का भी असर जाट वोट बैंक कट करके वो आरएलडी की तरफ दिखाई दे रहा है। ये नुकसान बहुत ज्यादा पड़ सकता है बीजेपी को, और इसका फायदा कहीं ना कहीं आरएलडी को दिखाई दे रहा है। अब तक फायदा होगा, संदीप कह रहे हैं आरएलडी को फायदा होगा। लोकल जो पत्रकारों में नाम है यहाँ पे, इनका भी बहुत नाम है। एक बार पूरा नाम अपना बताएं। और विनीत शर्मा। विनीत जी ये बताइए कि कह रहे हैं वो डोर टू डोर जो हुआ जयंत का, उसका असर पड़ेगा, किसानों का असर पड़ेगा, आरएलडी का फायदा है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, आपके यूपी तक के जो हमारे संदीप भाई हैं, पिछले कई दिन से सक्रिय थे यहाँ पे, इन्होंने जो अभी बताया, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा। पहली बात तो यह है, उन्होंने जो जातिगत फैक्टर बताए, आज सुबह से ही इलेक्शन पलटना शुरू हुआ, कल तक जो बिल्कुल कांटे पे थी टक्कर, आज वो दोपहर 12, 1, 2, 3 बजते बजते वो बिल्कुल स्थिति वही होती चली गई जो संदीप भाई ने भी बताया। जाट वोट बैंक, जिसको ये माना जा रहा था कि 50% इधर रहेगा, 50% उधर रहेगी, वो ज्यादातर झुकाव उसका गठबंधन प्रत्याशी की तरफ रहा। गुज्जरों को लेकर भी शुरू से यह था कि गुज्जर कितना भी कर लो 50-50 के करीब रहेंगे या 55-45 के परसेंटेज में इधर उधर होगा। लेकिन गुज्जरों का तो 80% से ऊपर स्थिति मदन भैया की तरफ चली गई। अब बची दलित वोट बैंक, जो सबसे मूलभूत लिया जाए। ये नहीं बात करनी है। ठीक है, दलित वोट बैंक को बचा के रखना है, और इसकी वजह मैं आखिर में बताऊंगा। एक राउंड में सबसे सवाल ले रहा हूं। दो लोग कह रहे हैं कि लोकदल का पलड़ा जो है वो भारी है, लोकदल इस चुनाव को निकाल ले जाएगी। आपकी रीडिंग क्या कहती है? अपना नाम भी पूरा बताते चलिए। आरिफ खान, दैनिक भास्कर। देखिए, जैसा हमारे शर्मा जी ने बताया, बिल्कुल स्थिति तो वही है कि मेरे हिसाब से हमें लगता है कि जाट का जो है 70 से 80% जो है गठबंधन को गया है। वो कहीं ना कहीं एक हमारे जो विधायक हैं विक्रम सैनी, उनका एक वायरल वीडियो आज सुबह ही हो गया था, जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि इनकी जयंत चौधरी की हम जमानत जब्त करवा देंगे, अजीत सिंह को हरवाया है और इनकी भी जमानत जब्त करा देंगे। और ये अपने वीडियो वायरल हो गया, ये ऑथेंटिक वीडियो था या क्या था, किस तरह से वायरल हुआ? ये उस समय का वीडियो हुआ था, तब जयंत चौधरी ने जो है सदस्य पर तब सवाल उठाया था, तो उसी को लेकर इन विधायक जी ने एक वीडियो वायरल हुआ था इनका, जिसमें पुराना वीडियो वायरल वोटिंग के दिन हो रहा है, तो उसका नुकसान होगा आपको? उसको वोटिंग के दिन जानबूझकर वायरल किया गया ताकि जाट समाज का पलड़ा गठबंधन की तरफ चला जाए। वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि माथे में हाथ मार लेंगे चौधरी जयंत सिंह, किससे पाला पड़ गया। तो इसको बार बार लोगों जाट समाज में उसको याद दिलाया गया कि देखिए चौधरी साहब के लिए क्या कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान हो रहा है। और जो अगर हम बात करें गुज्जर समाज की, तो बिल्कुल गुज्जर समाज का पलड़ा 90% गठबंधन की तरफ गया, जो पूर्ण रूप से भाजपा का वोट बैंक है। और अगर बात आए त्यागी समाज की करने, तो श्री वोट बैंक कितना है यहाँ पे? त्यागी वोट बैंक लगभग 5 से 7 हजार बैठता है। और त्यागी समाज में जो युवा है, जो श्रीकांत को फॉलो कर रहे थे, वो गठबंधन की तरफ गया है। कांड की धमक जो है वो खतौली में भी दिखाई देगी। बिल्कुल देखने को मिली है। श्रीकांत त्यागी ने आकर यहाँ पर प्रचार भी पूरा किया है और अपनी पीड़ा भी अपने समाज के अंदर आकर बताई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता था, लेकिन एक झूठे आरोप को जवाब किसकी तरफ आपको लग रहा है कि ये मैच जो है किसकी तरफ झुकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये दलित समाज पे डिपेंड करता है कि रखेंगे, ये बचा के रखेंगे हम। फिर आप सर पूरा नाम बताएं और कितने लंबे समय से आप देख रहे हैं यहाँ की जो राजनीति है उसको? 34 साल हो गए पत्रकारिता में। आदिश मांगलिक मेरा नाम है। पूरा एक तरह से आपने सत्ता के परिवर्तन का दौर देखा है, मायावती के उदय का दौर। मैंने सन 67 से चुनाव देखा है। सन 67 का चुनाव हुआ था, माँ शंगंगा शाह यहाँ से लड़े थे, उस टाइम जनसंघ से लड़े थे, 3000 वोट मिली थी इनको। और ये पहला दौर जो है यहाँ पर सब जाट बाहुल रहा है। जब से सिसोली कटी है, जब से ये जाट प्रत्याशी को जीता नहीं। सर तो ये बताइए, 3000 वोट वाली जनसंघ का आज खतौली के लोगों के शहरी इलाके के डीएनए में पहुंच जाना और बीजेपी का जुनून सर चढ़कर बोलना, और उसके बाद भी बताया जा रहा है कि लोकदल इस बार बाजी मार जाएगी। हम 3 पत्रकारों से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं
यही क्रक्स निकल के आ रहा है कि लोकदल बाजी मार जाएगी। क्या वजह हो सकती है? अब ये चुनाव फंस गया है जी, बिल्कुल फंस गया है कोई क्लियर ये नहीं कह सकता कि ये जीतेगा। कल तक ये था कि भाजपा का उम्मीदवार 21 है, लेकिन अब ये चुनाव फंस गया है। फंस रहा है, क्या कारण? कुछ ये जो सोच रहे थे कि गुजर टूट जाएगा, वो बात नहीं दिखाई दे रही। लोकदल पे जा रहे लेकिन हैं। अगर हम जाट, गुजर और मुस्लिम वोट बैंक को साइड भी हटा दे, यार तो कटेगा, यार तो कटेगा। वो चाहे 10% कटे, 20% कटे, उतना ही ये लोग भी मान रहे हैं। लेकिन सर ये बताइए मुझे कि लेकिन बाकी भी तो पोलराइजेशन होगा। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगे का रेफरेंस, कवाल कांड का रेफरेंस है, रवा है, ठाकुरों में बहुत ज्यादा। मैं ठाकुरों के गांव से आ रहा हूँ, एक मुफ्त वोट जा रहा है। रवो के बहुत गांव है, वोट एक तरफा पड़ेगा। इससे बीजेपी स्ट्रांग नहीं होगी। और त्यागियों का मेरा मतलब है कि वो बात नहीं आने की, एक तरफा त्यागी लोकदल पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो किधर देख रहे हैं आप, ये किस तरफ जा रहा है, मैच किधर जा रहा है? नावला के त्यागियों से बात हुई है, उनका ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं वो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? एग्जिट पोल अगर पत्रकारों का हम देखें, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैच किधर जा रहा है? दिखा रही है कि ये जो पोलिंग कम हुआ है, ये थोड़ा भाजपा को नुकसान देगा। पोलिंग कम हुआ है तो भाजपा को नुकसान होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ सर, कि पोलिंग सबका कम हुआ है, ये नहीं कि हिंदुओं का ही हुआ है, मुस्लिम क्षेत्र में। ये मैं संदीप से यही डिसएग्री होने वाला था कि मुस्लिम वोट बैंक, आमतौर पे देखा गया था विधानसभा के समय कि मुस्लिम वोट बैंक एकदम टूट के बाहर निकल रहा था, बड़ी मात्रा में निकल रहा था। लेकिन आज जब मैं घूमा हूं, आप भी घूमे संदीप, और मेरे ख्याल से आप सब भी अलग अलग इलाकों में घूमे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम वोट बैंक ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ वोट बैंक डाउन हो रहा है तो एक पार्टी का डाउन हुआ है। ओवरऑल कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ी सुस्ती है, वो हर समुदाय में सुस्ती दिखी और वो मुस्लिम वोट बैंक में भी सुस्ती दिखी। सही या गलत? नहीं, ये बात तो सही है कि सुस्ती थी, उपचुनाव का क्रेज नहीं था, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज में कह लीजिए, अल्पसंख्यक समाज में कह लीजिए, बहुसंख्यक समाज से थोड़ा सा उत्साह ज्यादा था। वोट डालने में उत्साह ज्यादा था। तो गठबंधन प्रत्याशी को उसका लाभ मिलना ही है, क्योंकि उनके पास तो कोई विकल्प भी नहीं था। और बाकी गुर्जर समाज है, जाट समाज है, थोड़ा बहुत जो जैन समाज भी इस बार कुछ भाजपा से कुछ % छिटका हुआ था। इन कुछ धार्मिक स्थलों पर कब्जे को लेकर उनमें नाराजगी है कि भाजपा शासन में, जो कि बिल्कुल पक्का वोट बैंक है, कभी हटा ही नहीं है आज तक भी, और भाजपा शासन में इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो इनके धार्मिक स्थल हैं उन पर कुछ कब्जा हुआ है इनके शासन। कुछ आपका पूरा हमारी स्थिति की है, मैं रॉयल ब्रिटेन को देखता हूँ खतौली में। कितने सालों से आप पत्रकार? मैं पिछले 28 साल से पत्रकार जी। एक तरह से आपने भी तमाम तरह के दौर देखे हैं राजनीति के। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 2013 मुजफ्फरनगर दंगे का कार्ड खेलना, कवाल कांड का कार्ड खेलना, सैनी जिनको सजा हुई, विक्रम सैनी, उन्हीं की बीवी को उतारना, और फिर आज तक से बात करते हुए उन्होंने ये बात भी कही कि मुजफ्फरनगर दंगे भुलाए नहीं जा सकते हैं, कवाल कांड भुलाया नहीं जा सकता है, यानी कि वो चाहते थे कि पोलराइजेशन पे वोट हो। इलेक्शन की शुरुआत से लेकर आखिर तक छोटे बड़े नेताओं से लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोकस सारा कवाल कांड पे ही फोकस रहा। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनके आधे घंटे के भाषण में मैं समझता हूँ कि 20-25 मिनट तो कवाल कांड पे ही केंद्रित रहा। वो उससे हटे नहीं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे जनता प्रभावित है, तो उस पर चर्चा नहीं है। हमारे साथ पूरे दिन घूमे हैं आशुतोष, पोलराइजेशन का कितना असर पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि आप एक ही चीज को अगर बार बार लेकर फील्ड में आते हो तो वो ज्यादा दिन तक चलने वाली है। 2013 का दंगा ठीक है, उसके बाद सत्ता में बीजेपी आई है, लेकिन बीजेपी ने लगातार उसी चीज को आगे तक कैरी ऑन किया। वो कभी मुद्दों की बात करे तो कभी बीजेपी किसी मुद्दे पे बात नहीं जाती, डायरेक्ट वो सीधी सीधी जो आती है वो सीधा सीधा दंगे पे बात है। इस बार का अगर हम उपचुनाव की बात करें, क्योंकि मेन चुनाव में तो कई बार ये इफेक्टेड रहा है, हमने पिछले चुनाव देखे हैं 14, 17, 19 हमने लगातार देखा है, उसमें कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहा है। लेकिन ये उपचुनाव था, उपचुनाव में भी अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार दंगे की ही बात हुई है, इससे अलग कोई बात नहीं हुई है। पोलराइजेशन का फायदा होगा, आमतौर पे दिखता है कि पोलराइजेशन का फायदा होता है बीजेपी को। इस बार क्यों आप लोग कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है? देखिए, आप भी हमारे साथ सुबह से फील्ड में ही हैं और लगभग कई गांव में आपने भी देखा, दंगों का जिक्र या दंगों का फायदा मुझे नहीं लग रहा इस बार उपचुनाव में होने वाला है, क्योंकि कई मतदाताओं से हमारी बात हुई, मतदाताओं में वो चीज, दंगा मतदाता भूल चुका है।
और बीजेपी अभी अगर आने वाले समय भूल जाए तो इसमें मैं आशुतोष से थोड़ा डिसएग्री करूंगा। दंगा जनता नहीं भूली है, दंगे पे लगातार बातचीत हो रही थी और जो युवा वोटर था वो खास करके इसको बहुत उठा रहा था। कितना असर पड़ेगा? पोलराइजेशन है इस चुनाव में? नहीं है। पोलराइजेशन इस चुनाव में इसलिए नहीं है कि सरकार कानून व्यवस्था होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। सरकार पर एक विधायक के हारने या जीतने का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना और कानून व्यवस्था सरकार ने संभालनी है। अगर यहाँ विधायक राष्ट्रीय लोकदल का बन भी जाएगा तो जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हों, प्रशासन के हों, उन्होंने काम सरकार की नीति के हिसाब से करना। और सरकार की नीति अगर कानून व्यवस्था पर ओके है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखनी है तो वो ओके रहेगी। उसका विधायक दूसरी पार्टी से हो या भाजपा से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए उस चीज का फर्क इस चुनाव में पोलराइजेशन का नहीं होगा। अगर बिल्कुल जीरो से इलेक्शन होते कि पूरे स्टेट के इलेक्शन है और तमाम दल आमने सामने है, तब जरूर वो एक बड़ा फैक्टर होता। तो इस चुनाव में उतना बड़ा फैक्टर प्ले नहीं करेगा। आप जी ये उपचुनाव जितने भी होते हैं उसमें पोलिंग कम ही होता है। आप पिछले रिकॉर्ड उठा कर देख लो, सब में कम होगा, बिल्कुल कम होगा। क्योंकि शहरी क्षेत्र में ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसकी गूंज कहीं ना कहीं सुनाई देती है और गांव में जाके वो थोड़ा बिखराव आने लगता है। इसका क्या कारण लग रहा है? ये तो ऐसा है जी, ये जब से जातिगत जो वो हुआ है ये सब उस पर चल रहा है। अब एक आदमी ने आधार बना लिया कि मुझे जाति से जुड़ा हुआ हूँ, ये नहीं देखने का ये कौन क्रिमिनल है या कौन गलत आदमी है। अब पिछले चुनाव में विक्रम सैनी का इतना विरोध था शहर में, कुछ भाजपा वाले विरोध कर रहे थे, हाँ जी विरोध कर रहे थे और ये चाह रहे थे किस तरह हार जाए। लेकिन वो फिर वो बाद में जो बात वो बना भाई मोदी योगी उस नाम से वोट दीजिए। शहर में जो कम्युनल पोलराइजेशन दिखा उसका फायदा या नुकसान किसको होता हुआ दिख रहा है? देखिए, शहर में अगर इस तरह का ध्रुवीकरण होगा तो उसमें फायदा तो गठबंधन को जाना है। गठबंधन को होगा किस तरह से? क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी प्रत्याशी को लेके भी कुछ लोगों में थी। जो हमारे विधायक जी हैं अपनी वाणी के लिए जाने जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये था कि किसी को भी कुछ कह देना, जिसके चलते कुछ लोगों ने वोट नहीं किया। आपको देखना पड़ा स्लो वोटिंग चलता रहा पूरा, और उसमें कुछ लोग बाहर घूमने के लिए चले गए, तो उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को होना है। नुकसान आप बता रहे हैं बीजेपी को होगा। एक आखिरी सवाल मैं लेता हूं, अगर इसको वर्डिक्ट के तौर पे, फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे देखते हैं तो एक्सप्लेन करिए कि क्या 3 फैक्टर्स हैं। अगर इसमें बीजेपी जीतती है तो क्या 3 फैक्टर्स हो सकते हैं कि खतौली में जिस इतने विरोध के बावजूद बीजेपी इस मैच को निकाल ले जाएगी? सबसे पहला फैक्टर ये रहेगा, अगर बीजेपी जीतती है तो ये जीत बीजेपी की होगी, ना कि विक्रम सैनी की। क्योंकि विधायक का विरोध जितना पिछले चुनाव में था, आपसे 7 महीने पहले, 8 महीने पहले फरवरी में, वही विरोध इस बार के इलेक्शन में भी था। अगर जीत हुई तो बीजेपी की है और अगर हार हुई तो विक्रम सैनी की हार है, बीजेपी की हार नहीं है। और यही फैक्टर इकलौता फैक्टर है इस पूरे चुनाव में। अगर हारेगा तो विक्रम सैनी हारेगी, उसकी छवि हारेगी, उसकी वाणी हारेगी। और अगर जीत होगी तो लोग ये भूल के वोट देंगे कि ठीक है यार, सरकार ऊपर देखेंगे कि भाई योगी मोदी को वोट दे रहे हैं। तो योगी मोदी की जीत है, फूल की जीत है, कमल की जीत है। आपसे चलते चलते बहुत संक्षिप्त में सबसे पूछूंगा, अगर बीजेपी हारती है कारण? उनका प्रत्याशी जिस तरह से, क्योंकि अभी जैसे बड़े भाई ने बताया पिछली बार भी काफी कुछ विरोध था, और कहीं ना कहीं इस बार अगर उपचुनाव हो रहा है तो इसमें भी लोगों की जो मांग थी, लोगों का जो कहना है वो यही था कि क्या सिर्फ एक ही परिवार बचा है जिसको बीजेपी जो है वो प्रत्याशी बनाकर बार बार मैदान में उतारेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, और इस चुनाव में हमें दिखाई भी दिया देहात क्षेत्रों में। अगर हमें जो विरोध मिला है वो प्रत्याशी का मिला है, बीजेपी का हमें कोई ऐसा विरोध नहीं मिला। और अगर उनके हार का कारण बनेगा तो ये फैक्टर ही बनेगा। इसको सवाल को थोड़ा पलटते हैं, अगर गठबंधन चूक जाती है इस बार फिर से रावण के साथ आने के बावजूद, तो फिर कौन होगा कारण? इसके पीछे क्या वजह हो? इसके पीछे वजह बहुत सारी हैं। एक तो यही है कि बीजेपी ने जो है बहुत प्रबंधन से चुनाव लड़ा है, बहुत पूरी फौज प्रबंधन अच्छा रहा। मंत्रियों की और विधायकों की और सांसदों की पूरी फौज हमारे क्षेत्र में इलेक्शन के दौरान मौजूद रही। और छवि कैसी भी हो विक्रम विधायक जी की, पूर्व विधायक जी की, मोदी योगी जी का तो देखो चेहरा है अभी फिलहाल, उनके नाम पे तो वोट मिल ही रहे हैं। और क्या मदन भैया का आउटसाइडर होना एक फैक्टर होगा? वो भी एक रीजन है। और जो मंत्री महोदय ने, संजीव बालियान जी ने बीच में बाहुबली वाला मुद्दा उठाया था, उसका भी बहुत रहा। और बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पे
एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। पुराने लॉ एंड ऑर्डर को लेके जरूर लोगों के अंदर आम वोटर के अंदर ये जहन में इशू था। शहरी क्षेत्र में खास करके लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। संदीप, आखिर में आते हैं, इससे पहले कि मैं वो राउंड शुरू करूं कि वर्डिक्ट लूं, हमने जो कार्ड बचा रखा है एससी कम्युनिटी वोट बैंक का, इस बार चुनाव सीधा खतौली में बीजेपी बनाम लोकदल सपा गठबंधन है और रावण का सपोर्ट गठबंधन को है। इसके पीछे वजह क्या है? सीधी लड़ाई की वजह क्या है कि बसपा कंटेस्ट में नहीं है। तो ये ट्रम्प कार्ड जो हमने बचा रखा था, वो ट्रम्प कार्ड किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बीजेपी या गठबंधन? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के जो मतदान हुआ है वो 5 बजे तक 55% के आसपास हो चुका है और वही आकलन हम लगा रहे थे 55-60 के बीच में ये रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और दलित की जो हम बात कर रहे हैं, दलित समाज की, चंद्रशेखर आए, जयंत के साथ में आए, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रभाव डाला है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। 44,000 के आसपास जो है दलित समाज यहाँ पर हैं और उनमें से 5 या 7, मैं जो मानता हूँ, जो मैंने देखा है, 5 या 7% तकरीबन चंद्रशेखर की वजह से जो है वोट कट सकती है बीजेपी की। लेकिन बाकी का जो वोट बैंक है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा बीजेपी पे पड़ गया होगा, कहीं ना कहीं वो रुका भी होगा क्योंकि वोट परसेंटेज कम है। वो किस वजह से रुका होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो पूरा बीजेपी पर चला गया तो भी एक चुनाव देखने वाली स्थिति में होगा क्योंकि बिल्कुल बदल जाएगा। दलित वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है बीजेपी की तरफ तो समीकरण बदल जाएगा। जी नहीं, मुश्किल है क्योंकि जय भीम का नारा जो चंद्रशेखर के साथ युवा टीम लगा रही थी, जब यहाँ जैन जी की रैली हुई थी और चंद्रशेखर जी की, तो उसमें बहुत जबरदस्त जोश था। उसको देखते हुए ये लग रहा था रावण का फैक्टर आपको लग रहा है कि लोकदल की तरफ जाएगा। जो दलित वोट बैंक है किधर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर गठबंधन की हम बात करेंगे तो गठबंधन जो है वो जाट, गुज्जर और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन के साथ चुनावी मैदान में आया था। लेकिन जिस तरह से फिर लगातार बात दलित की होने लगी थी, उसके बाद फिर अचानक बीच में चंद्रशेखर ने समर्थन किया। चंद्रशेखर का मैं ये मानता हूँ इफेक्ट तो पड़ने वाला है। चंद्रशेखर का इफेक्ट होगा, ये देखना होगा कितना असर पड़ रहा है दलित वोट बैंक का। जब शुरू में चंद्रशेखर जी आए थे अचानक से पूरे चुनाव समीकरण में, तब तक ये था जो इन्होंने अभी बताया कि समीकरण उनका वही जाट, गुजर और मुस्लिम था। उनके आने के बाद बोनस आ गया, ये बोनस आया, जो भी आना था वो बोनस आना था, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं आना था जिसकी उम्मीद नहीं थी। और आज जब हम दलित क्षेत्र में घूमे जहां जाते, मदन भैया के शोर थे वहां पर। अब वो बटन दबाने के समय कितना मदन भैया रहा वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं, आपके हिसाब से किसकी जीत हो रही है, गठबंधन या बीजेपी? देखो अभी तो ये चुनाव फंसा हुआ है जी। हाँ, ये निर्भर है, एक तो आपके कैंडिडेट ये सैनी एक है, पिछली बार 2 थे, वो सारा टोटल चुनाव फंसा हुआ आपके हिसाब से? बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। लेकिन अगर दलितों की बात करेंगे तो दलितों में युवा जो है वो चंद्रशेखर के साथ जा रहा है। तो और जो क्या असर होगा, बीजेपी या आरएलडी? नहीं, ये कहना मुश्किल है, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। क्या है वर्डिक्ट, क्या है आपके हिसाब से, आरएलडी या बीजेपी? देखिए, अगर अभी 5, 5:30 का समय है और अभी लाइनें लगी हुई हैं, जो फाइनल परसेंटेज आएगा ना वो अब उस पर डिपेंड करेगा। जो दिन भर 3 बजे तक का जो वोट प्रतिशत था उसके हिसाब से आरएलडी के तब तक गठबंधन। आरएल किसकी बढ़त? देखिए, अगर अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो इस समय हमें बीजेपी मजबूत दिख रही है। आप लेकिन एकदम से पलट गए, आप शुरू से कह रहे। मैं उसकी वजह है, 3 बजे तक 40% था, हमें मतदान कम दिख रहा था। लेकिन जिस हिसाब से हम अंदाजा लेके चल रहे थे कि अगर मतदान जो है उपचुनाव का मतदान अगर 50+ होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो उसमें मैदान में रहेगी। बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। आखिरी वक्त किधर झुकता हुआ दिख रहा है? फिलहाल तो गठबंधन की तरफ दिखता है, लेकिन सही जो मामला है वो तो 8 में ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से उत्साह है गठबंधन के नेताओं में, विशेष तौर पे जाट समुदाय, गुज्जर समुदाय, आपके हिसाब से संदीप? देखिए, जो मैंने बताया कि 55% के आसपास जो है 5 बजे तक हुआ है और संभवतः आखिरी समय तक जो है 1-2% और बढ़ सकता है। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं पिछले चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में तो वोटिंग कम होती है, ये मानते हैं, लेकिन पिछले चुनाव के हिसाब से तकरीबन 12%, 14% के करीब ये कम होने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं वोट रुकी है, चाहे वो मुस्लिम समाज में रुकी हो चाहे हिंदू समाज में रुकी हो, वो बात एक अलग है। लेकिन मैं इस चीज को कहना चाहूंगा, मुझे जो लगता है वो वोट जो रुकी है, जो परसेंटेज बढ़ना चाहिए था वो बीजेपी की रुकी है। वो क्यों रुकी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक मैसेज यहाँ की जो लोकल जनता है, जो पढ़ी लिखी एक जनता है, उन लोगों से हमने बात की है तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जा रहा था कि विक्रम सैनी का जो गुस्सा उन लोगों के अंदर था। लेकिन आप मान रहे हैं बीजेपी का नुकसान है, आरएलडी को फायदा है? जी बिल्कुल,
बीजेपी को नुकसान होगा। वर्डिक्ट है एक तरह से दबी जुबान में जो पत्रकार हैं जो कुछ तो खुल के कह रहे हैं कि आरएलडी का फायदा हुआ है, बीजेपी का नुकसान हुआ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर है। यानी कि खतौली से पत्रकारों का एग्जिट पोल, इस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल बढ़त आरएलडी को, गठबंधन को, और नुकसान बीजेपी को दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये आम वोटरों का भी जजमेंट से मैच करता है? एग्जिट पोल टीवी पे आएगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और तब पता चलेगा कि आखिरकार खतौली ने किसको चुना। क्या उसी व्यक्ति को चुना गया, उसी परिवार को चुना गया जो 22 में जीते, 17 में जीते, जो कन्विक्ट होकर डिस्क्वालीफाई हुए, या फिर एक आउटसाइडर का टैग लेके घूम रहे कैंडिडेट मदन भैया को? और ये चुनाव का रिजल्ट इस लिहाज से भी बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि जयंत चौधरी कितनी पकड़ बना के रख पाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव में, इस रिजल्ट से पता चलेगा। साथ ही क्या चंद्रशेखर रावण नए अलायंस के कॉम्बिनेशन में फिट बैठते हैं कि नहीं, क्या वो फेविकॉल का जोड़ बन पाएंगे कि नहीं, उसकी भी उसका जो लिटमस टेस्ट है वो खतौली का विधानसभा उपचुनाव है। 8 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन पत्रकार कहीं ना कहीं कह रहे हैं इट इज एडवांटेज आरएलडी को फायदा है। 8 को हम फिर दोबारा जुड़ेंगे यूपी तक पे और बात करेंगे आखिरकार खतौली में वर्डिक्ट क्या रहा। वीडियो जर्नलिस्ट मदन प्रसाद के साथ मैं अमित भारद्वाज, खतौली, यूपी तक।